नमस्कार। आज मैं फिर आपको रोज़ की तरह अपराध की एक और घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। आज का जनपद है पीलीभीत, थाना है जहानाबाद। तारीख थी 22 फरवरी 2019। समय दोपहर में 3 बजे। थाने पर श्री मैकूलाल सन ऑफ परमारी लाल, रेजिडेंट ऑफ विलेज अडरी रायन, ये उपस्थित हुए। इंस्पेक्टर मौके पर मतलब थाने पर नहीं थे, किसी दूसरे घटनास्थल पर गए हुए थे। उन्होंने आके जैसे ही बताया कि साहब हत्या से संबंधित एक सूचना है, वायरलेस से इंस्पेक्टर कमल सिंह को संपर्क किया गया। वो फौरन भाग के थाने पर आ गए। मैकुलाल ने बताया कि मेरा लड़का महेंद्र, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, रात में फसल की रखवाली करने के लिए घर से उठकर करीब 2 बजे के आसपास अपने खेत में चला गया। जब वो सवेरे नहीं लौटा तो हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसको ढूंढना शुरू किया और अभी 1 घंटे पहले, यानी 3 बजे वो थाने पर आए थे और उन्होंने बताया कि अभी 1 घंटे पहले उसकी लाश खेत में पड़ी मिली है। उसके सिर और गर्दन पर घाव के निशान हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। मेरी एफआईआर लिखी जाए और सारी आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसमें उन्होंने इंसिस्ट किया कि साहब हत्या है इसलिए पोस्टमार्टम जरूर करा लिया जाए। खैर, इंस्पेक्टर ने उनसे बाकी चीज़ें पूछी, प्राइमा फेसी जो पूछी जानी चाहिए, जैसे किसी से आपकी रंजिश तो नहीं थी, कोई झगड़ा तो नहीं था, बच्चे का किसी से झगड़ा तो नहीं था, आपको अगर किसी पे शक है तो बइस्तभा भी आप चाहें तो उसका नाम एफआईआर में डाल सकते हैं। वादी ने बताया कि मेरी न तो किसी से कोई रंजिश है और न ही मैं इस समय किसी पे शक कर सकता हूं। तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश इंस्पेक्टर कमल सिंह ने दे दिए और थाने पर क्राइम नंबर 62/19 यानी 62 ऑफ 2019 धारा 302 आईपीसी बनाम अज्ञात मुलजिम ये कायम हो गया। फिर वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमेशा क्राइम के सिलसिले में होता है कि एफआईआर लिखी जाए, वायरलेस पे सूचना दी जाए, सभी संबंधित अधिकारियों को बताया जाए, सभी यूनिट्स को कॉल किया जाए कि तत्काल मौके पर पहुंच जाइए। इस तरह की एक घटना हुई है। और उसके बाद सबसे बाद इन सबको इन्फॉर्म करने के बाद अपनी फोर्स लेकर इंस्पेक्टर को उसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई बहुत अर्जेंसी है तो वो पहले चला जाएगा। थाने के लोग ये चीज़ें पूरी करेंगे, कॉल करने की, बताने की और यूनिट्स को बुलाने की। और नहीं तो इंस्पेक्टर पूरा काम करके फिर वहाँ से मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर हमेशा की तरह भीड़ इकट्ठा थी। लोग झुक झुक कर लाश के नज़दीक जाकर देख रहे थे, अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट भी कर रहे थे, जैसे फरसे से मारा होगा, हंसिया से मारा लगता है, कुल्हाड़ी से मारा होगा, चाकू से मारा होगा। अलग अलग राय जो विद्वान वहाँ इकट्ठा होते हैं, तमाशबीन, जबकि इसका किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी आदत है लोगों की। उसी में ये भी है कि इस वाली चोट पे मर गया, उस वाली चोट पे मर गया। जब इस चोट पे मर गया हो गया तो बाकी चोट पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी। फलाने हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, इस तरह की बात। नाम किसी का नहीं लेंगे, वहाँ पर दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन इस तरह फला हुआ था तो ऐसा हुआ था, इस तरह हुआ था। और मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि ये लगभग मेरी इतनी लंबी सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी घर में, किसी मोहल्ले में, किसी सोफिस्टिकेटेड लोकेलिटी में कोई घटना होती है तो लोग कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
कभी मौके तक जाते नहीं हैं, झांक के देख लेते हैं जब तक पुलिस आ न जाए। गांव देहात में ये बहुत मुश्किल हो गया है। और मेरे मेरे कहने का आशय ये था कि जब कभी भी आपके वैसे तो ईश्वर करे ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन अगर होती है तो आप ज़रूर उस भीड़ में जाइए और वहाँ होने वाली बातचीत को सुनिए। ज्ञान की अविरल धारा बहती हुई मिलेगी, तरह तरह के ज्ञानी और भांति भांति के ज्ञान। इनमें से एकाध को छोड़कर उस घटना से, उस हत्या से या उस डकैती से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। ये रायचंद लोग हैं, अपनी राय देने से बाज नहीं आते। बहरहाल मेरे ये सब बताने का आशय सिर्फ ये था कि सीन ऑफ क्राइम की ऐसी तैसी कर रखी थी तमाशबीनों ने। नज़दीक जाना, देखना, वापस आके कमेंट करना, इससे बात करना, उससे बात करना, जो नहीं पहचानते अरे भाई अच्छा उनका लड़का है, अच्छा 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 वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, इस तरह की बातें करना। और ये भीड़ तभी हटती है जब या तो इंस्पेक्टर इंचार्ज स्वयं पहुंच जाए या कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इत्यादि पहुंच जाए और उनके साथ फोर्सफुली बात करे कि आप पीछे हटें, हमें अपना काम करना है, तब जाके वो हटते हैं, वरना वो तमाशबीनों की तरफ खड़े ही रहते हैं। वही हुआ। एसएचओ कमल सिंह मौके पर पहुंचे, भीड़ को हटाया, येलो टेप लगाया, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक यूनिट का इंतज़ार करने लगे। इस बीच में उन्होंने फॉर्मल बातें लोगों से की, जो ज्ञानी लोग अगल बगल इकट्ठा होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी उनसे भी कुछ बातें निकल आती हैं। जानकार पुलिस अफसर उनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लेता है जब उसके पास समय होता है। डॉग स्क्वाड का आया, डॉग हैंडलर ने उसको स्मेल कराई मौके की और फिर वो चल पड़ा। जो मेड़ होती है, मेड़ों से करके पगडंडी पर आया, पगडंडी से गांव का जो रास्ता गया है उस रास्ते तक गया और हमेशा की तरह गांव के मुहाने पर पहुंचकर भटक गया। एक चीज़ सिर्फ उसने मदद की पुलिस की कि जो भी व्यक्ति जिसने ये हत्या की है, जिसने ये अपराध किया है, वो गांव से ही आया था और गांव को ही गया था। इतनी चीज़ केवल वो इस्टेब्लिश कर पाया, सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। फॉरेंसिक्स वालों ने ब्लड सैंपल इकट्ठा किए, खून आलूदा मिट्टी इकट्ठा की, गन्ने के पत्तों पे ब्लड स्टेन्स उन्हें दिखाई पड़े, जहां उसको मारा गया था वो पत्तियां भी इकट्ठा की, सबको वहां सर्व मुहर किया, सील मुहर किया और उसके बाद उन्हें भी कोई और फिजिकल एविडेंस वहां से नहीं मिले तो वो वहां से अपने गंतव्य को चले गए। अपनी फ़ोटोग्राफी जो करते हैं, वीडियोग्राफी जो करते हैं, वो सब करने के बाद वो चले गए। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस वाले आए, उन्होंने मृतक का, मृतक के परिवार का, मृतक के भाई बहन और उनके अगल बगल टोला पड़ोसी प्रधान, इन सब का नंबर इकट्ठा किया। वो भी एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, जब कोई बात नहीं पता लगती तो परिवार से ही शुरू करना, विवेचना को शुरू किया जाना, ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। खैर, जब सारे लोग चले गए तो बॉडी का पंचायतनामा हुआ। सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी पंचायतनामा करता है। पंचायतनामा किया, बॉडी को सील किया। बॉडी को सील करने के बाद पीलीभीत हेडक्वार्टर्स, जो शव विच्छेदन गृह जिसे कहते हैं, पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पर भेज दिया गया। ये 22 तारीख की एफआईआर थी। अगले दिन यानी 23 फरवरी 2019 को पोस्टमार्टम हुआ। बॉडी पिता को रिसीव करा दी गई। उन्होंने गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थाने पर आ गई। जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी, जैसा मौके पर देखा गया था, उसी तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाई शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी में कुछ लोग, हमारे कुछ मित्रगण ये कहते हैं कि साहब हिंदी में बता दिया करिए, तो उनके लिए कि यानी धारदार वस्तु से आई चोटों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से मृत्यु का होना पाया गया। यही मौके पे दिखाई दिया था, यही वादी ने बताया था, एफआईआर में लिखाया था और बात भी यही थी। अगले दिन यानी 24 फरवरी को थाने की टीम, जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब तक
शव का अंतिम संस्कार न हो जाए, ज़्यादातर केसेस में बहुत अर्जेंट न हो या जिसमें अदरवाइज़ कोई बात ना हो, किसी के भागने के चांसेस ना हो, तो अगले दिन ही जब अंतिम संस्कार हो जाता है, पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है, दूर दराज के नाथित जो हैं वो भी आते हैं। तो उसी समय विवेचना में पूछताछ की और प्राइमरी जानकारी लेने की कार्रवाई शुरू की जाती है। इंस्पेक्टर कमल सिंह ने भी यही किया, अपनी पूरी टीम के साथ गांव पहुंच गए। गांव में उन्होंने लोगों के बयान दर्ज करना शुरू किए। बयानों से पता चला कि मैकूलाल पहलवानी करता था और गांव में ही पहलवानी का अखाड़ा चलाता था। मैकूलाल यानी मृतक का पिता, वादी मुकदमा, और गांव में बहुत बड़ी संख्या में लड़के मैकूलाल के अखाड़े में आकर पहलवानी और कुश्ती के दांव पैंच सीखते थे। अब पहलवानी या अखाड़े में के बारे में जिन लोगों को जानकारी है, जिनको होगी तो बिल्कुल होगी, और नहीं है तो मैं बता दूं कि वैसे तो गुरु शिष्य परंपरा जो है ये पुराने साहित्य में, शास्त्र में, उपनिषद में, सब में मिलेगा आपको। रामायण में, महाभारत में, जो सीरियल्स में आपने देखा होगा कि जो धनुष विद्या है उसका अलग गुरु होता है, जो धनुष विद्या के प्रवीण होते हैं, जो घोड़े पर वार करते हैं, जो रथ से चलते हैं, उनके यानी युद्ध कौशल के अलग अलग गुरु हुआ करते हैं। और अगर पढ़ाई लिखाई, संस्कार या इस तरह की बातें होती हैं तो वो गुरुकुल हुआ करते हैं। बच्चे वहीं गुरुकुल में रहते हैं, वहीं अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और जब गुरु को ये लगता है कि अब ये शिक्षित हो गया है, उसे वापस उसके घर भेज दिया जाता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है और लगभग सभी धर्म ग्रंथों में, लगभग सभी धर्मों में इस परंपरा का उल्लेख है। कहीं इसको उस्ताद कहा गया, कहीं गुरु कहा गया, और आजकल कोच के नाम से ये गुरु जाने जाते हैं। इनका बहुत सम्मान होता है, बड़ा एहतराम होता है कि ये सिखाते हैं। और आपने देखा होगा कोचेस का कितना सम्मान है कि अलग अलग खेलों के कोचेस या किसी बहुत ही ब्राइट खिलाड़ी का कोच, वो अपने कोच के प्रति बहुत ही सम्मान जनक बातें करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और कुश्ती में, अखाड़े में, पहलवानी में तो गुरु के अखाड़े के भीतर प्रवेश करते ही गुरु के पैर भी छुए जाते हैं, और गुरु उनको, अपने शिष्यों को अपने से जितना हो सकता है उतना ज्ञान देता है, उनको काबिल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब तो ना पहले जैसे गुरुकुल रहे, ना गुरु रहे, और ना वैसे शिष्य रहे। लेकिन पहलवानी में आज भी, अखाड़ों में आज भी, कुश्ती की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ आज भी गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है। दिल्ली में गुरु हनुमान का बहुत ही प्रसिद्ध अखाड़ा है। मुझे याद आता है कि जब पहली बार कॉमनवेल्थ में और पहली बार एशियन गेम्स में मेडल कुश्ती के आए थे, तो गुरु हनुमान के जो शिष्यों ने एक जश्न मनाया था, और एक टीवी फुटेज भी मुझे ध्यान है जिसमें लाइन से सब खड़े होके गुरु के पैर छू के उनका आशीर्वाद भी ले रहे थे। इसी तरह अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँवों में ऐसे गुरु हैं, ऐसे उस्ताद हैं जो फ़न जिसके वो माहिर होते हैं, अपने शिष्यों को, अपने चेलों को वो बताया करते हैं। यहाँ मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैकूलाल के अखाड़े में भी 15 के आसपास शिष्य थे। जब बातचीत शुरू हुई, लोगों से बयान शुरू हुए, उसी में जिक्र आया कि साहब इनके अखाड़े में इनके शिष्य भी आते हैं। इनकी संख्या 15 बताई गई। मैकूलाल ने बताया कि हाँ साहब बिल्कुल ठीक है, 8-9 तो इसमें हमारे रेगुलर शिष्य हैं, लेकिन बाकी सब ओकेजनल हैं, कभी कभी आते हैं, कभी खेती किसानी का टाइम हुआ तो नहीं आते हैं, जब फ्री होते हैं तो टाइम से आ जाते हैं, और जो कुश्ती के दांव पेच हैं वो सीखने का काम करते हैं। लेकिन मैकूलाल बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारे सभी शिष्य बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, वो ये परंपरा ही ऐसी है कि वो जो गुरु कहता है वही करते हैं, और जो हम सिखाते हैं वो सीखते हैं। तो हमारा उनका जो बॉन्ड है वो गुरु और शिष्य का ही है। उनमें से कोई आवश्यकता नहीं है कि इनको बुला के पूछा जाए, मैं एक एक के बारे में आपको बता सकता हूँ। लेकिन विवेचक तो विवेचक, उसने कहा नहीं सब मैं सबसे बात करूँगा। जो गांव में उपलब्ध थे उनके सारे शिष्य उनको बुलाया गया, और बुला के उनसे पूछा गया
कि कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, और इनके लड़के को कब यहाँ देखा, वो कब आता था, पहलवानी करता था कि नहीं करता था। इस तरह की छोटी मोटी जानकारी उन्होंने उन शिष्यों से जो गांव के थे उनसे ये बात जानकारी की। इसी बातचीत के दरमियान इंस्पेक्टर ने सभी के फ़ोन नंबर भी नोट कर लिए, सभी के मोबाइल नंबर जो उनके शिष्यों के थे, चाहे वो रेगुलर रहे हों चाहे वो ओकेजनल रहे हों, सबके मोबाइल फ़ोन नंबर उन्होंने इकट्ठा कर लिए। लगभग एक महीने होने को आए, लेकिन विवेचना किसी दिशा में बढ़ नहीं पा रही थी, कोई लीड नहीं मिल रही थी। वही जो हमेशा किया जाता है, 15-20 दिन बाद फिर से एक बार इंस्पेक्टर ने, सीओ ने क्राइम सीन को विज़िट किया, वहाँ से शुरू किया। डॉग स्क्वाड को फिर से बुलाया गया, परिवार वालों को खड़ा करा के परेड कराई गई, और फिर जो फोटोग्राफ थे, जो वीडियोग्राफ मौके के बनाए गए थे, उनको एक बार फिर से रिव्यू करके, रिवाइंड करके देखा गया, लेकिन कोई कहीं तक नहीं पहुंच पाया। सर्विलांस वालों से भी पूछा गया तो सर्विलांस वालों ने भी बताया कि जितने लोगों से बातचीत हुई है, जितने लोगों के नंबर हमारे पास है, जो डंप डाटा हमारे पास है, उससे भी बहुत कोई चीज़ इंगित नहीं हो रही है। तब इंस्पेक्टर ने कहा कि उस दिन मैंने इनके शिष्यों के नंबर लिए थे, जो चेले इनके, जो वहाँ अखाड़े पर जो इनके शिष्य हैं, उनके नंबर लिए थे। एक बार इन नंबर्स को भी एनालाइज करके देख लीजिए, हो सकता है हमें हमारे काम की चीज़ मिल जाए। उसने किया भी। सर्विलांस वालों ने सारे नंबर, जो भी 10, 12, 15 नंबर शिष्यों के मिले थे, वो लिए, सीडीआर मंगाई और उसको एनालाइज करना शुरू किया। 3 दिन या 4 दिन में उन्होंने एनालाइज करके 3 नंबर, संभावित नंबर निकाले। ये नंबर निकाल के उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि साहब ये 3 नंबर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इसमें हमारा कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, इनके सिवा कोई और नंबर इस पूरी डाटा में इंटरकनेक्टेड नहीं है। एक बार इनको फिज़िकली वेरीफाई कर लें, बातचीत कर लें, हो सकता है ये हमको कोई लीड दे सके। तीनों का फिज़िकल वेरिफिकेशन किया गया। एक नंबर तो वादी यानी पहलवान मैकूलाल, गुरु मैकूलाल की बहन मीरा का था, यानी मृतक की बहन का, यानी वादी की बेटी का। दूसरा गांव के ही एक लड़के राकेश का था, जो गुरु मैकूलाल का सबसे प्रॉमिजिंग शागिर्द था। तीसरा एक शंकरलाल नाम के लड़के का था, जो वो भी वहीं अखाड़े पर गुरु मैकूलाल का शिष्य था। राकेश और शंकरलाल की लोकेशन के बारे में सर्विलांस वालों ने बताया कि घटना के दिन इन दोनों की लोकेशन घटना स्थल पर भी थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी, बहुत इम्पॉर्टेंट लीड थी। इंस्पेक्टर ने फ़ौरन, उसने ये सोचा कि लड़की से पहले बात करना ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि वो मृतक की बहन है, और दूसरा कि वो वादी की बेटी है। पहले सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए जाएं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी पूछताछ करेंगे। दोनों को बुलाया गया, एक तो राकेश को, दूसरा शंकर लाल को। पहलवानी करने वाले शागिर्द, अच्छी मजबूत काठी, मजबूत बदन, छोटा मोटा झटका सहने के काबिल बदन इनका। इनसे दोनों से अलग अलग टीमों ने पूछताछ शुरू की। घंटों ये दोनों किस्से कहानी में पुलिस को बहलाते रहे, और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। पुलिस भी कितनी देर तक उसको बहलाएंगे, आ गई अपने पे। श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई, रंदा लगाया गया, चंक पर चढ़ाया गया, और काफ़ी मशक्क़त के बाद राकेश टूट गया, और पहले वही टूटा। शंकरलाल को टूटने में काफ़ी वक्त लगा। टूटा भी तब जब उससे बार बार ये पूछा गया कि भाई हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन रात में 10 बजे, 11 बजे ये जो बात होती है तुम्हारे उस्ताद की बेटी से, तुमने साले उस्ताद को भी नहीं छोड़ा, सुबह शाम
उनकी शागिर्दगी करते हो और उस्ताद को भी नहीं, ये किस लिए बात होती थी? इस पर वो चुप हो जाता था और फिर जो श्रेणीबद्ध पूछताछ का कुछ तो असर होता ही है, थोड़ी देर में वो बोलने लगा। उसने बताया कि मैं और मीरा एक स्कूल में थे और जब स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं इसको पसंद करता था। मेरे पास उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। उसके पास एक मोबाइल था, लेकिन घर के भीतर के लिए एक ही मोबाइल था, एक गुरु मैकूलाल के पास था। वो मोबाइल उनकी माँ, उनकी एक बहन और भी जो घर में महिलाएं थीं वो इस्तेमाल करती थीं। सार्वजनिक टाइप का मोबाइल था, जिसकी कॉल आती थी उसको पकड़ा दिया जाता था। चूँकि पहलवान की बेटी थी तो उसके अगल बगल से, घर के अगल बगल से जाने में भी डर लगता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे लगा कि मैं अगर पहलवान का अखाड़ा ज्वाइन कर लूँ तो शायद दिन में एक आध बार उससे मैं उसको देख भी लूँगा और अगर मौका मिलेगा तो हम लोग बात भी कर लेंगे। इसी गरज से राकेश ने पहलवान का अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। सुबह 5 बजे उससे पूछा गया कि कैसे शुरू किया, कब तुमको मौका मिलता था? उनका सब सुबह 5 बजे सब लोग आ जाते थे। कुश्ती की फील्ड तैयार की जाती थी, जो दंगल की फील्ड होती है, छोटा हमारे ख्याल से 8 बाई 8 10 बाई 10 का, जिसकी मिट्टी को खूब अच्छे तरह से खोद के उसको भुरभुरी किया जाता है ताकि गिरने वाले को चोट न लगे। उस फील्ड को तैयार करते थे। 1 घंटे उस्ताद रियाज वर्जिश कराते थे, जो आप वार्मिंग अप कहते हैं आजकल, वो रियाज वर्जिश कराते थे ताकि आपकी बॉडी तैयार हो जाए कुश्ती या पहलवानी करने के लिए। उसके बाद लास्ट में वो अखाड़े में दांव बताते थे और उसको सिखाते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब सवेरे सवेरे सब लोग इकट्ठा होते थे तो गुरु को सब प्रणाम करते थे, कोई पैर छूता था। उसके बाद सबको इकट्ठा करके और फिर वो अखाड़े के नियम बताते थे। कल क्या गलती हुई है वो बताते थे, किसने किसको गलत दांव लगाया, सही दांव लगाया। और उस दिन और सवेरे सवेरे 3-4 बातें जो हर दिन सुबह वो रिपीट करते थे। वो कहते थे कि अखाड़े का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम ये है कि पहलवान को लंगोट का पक्का होना चाहिए। चाहिए नहीं, उसे लंगोट का पक्का होना पड़ेगा जब तक वो पहलवानी करता है और जब तक उसे अपनी पहलवानी से कोई आस या उम्मीद है। वो किसी भी स्त्री की तरफ देखना भी पहलवान के लिए पाप है, जब तक वो पहलवानी के इस दौर में है, सीखने के दौर में है, कंपटीशन के दौर में है या फिर इसका कहीं इस्तेमाल करता है। लंगोट का पक्का होना, मेरा आशय आप समझ गए होंगे कि लंगोट का पक्का, ये वैसे एक कहावत भी है, लंगोट का पक्का होना, लंगोट का ढीला होना, लंगोट का कच्चा होना। इन सब का आशय मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरी बात जो उस्ताद रोज़ बताया करते थे कि शरीर के वज़न के हिसाब से कितना दूध और कितना खाना आपको खाना है। तीसरा, शरीर की वज़न के हिसाब से कितने वेट से आपको उठाना शुरू करना है और मैक्सिमम आप कितना तक ले जाते हैं यह आपके शरीर और आपके बॉडी कंस्ट्रक्शन पर निर्भर करता है। चौथा, वो उस्ताद बताते थे रोज़ नींद के बारे में कि पर्याप्त नींद कितने घंटे पहलवान को लेनी चाहिए। और प्रतिदिन वो पूछते थे अलग अलग लोगों से कि कल कितना सोए हो, क्या खाए हो, मसालेदार तो कुछ नहीं खाया, दूध कितना पिया है। बेसिकली वो अच्छे टाइप के गुरु थे और चाहते थे कि जो उनके शिष्य हैं वो सही दिनचर्या का पालन करें और हमारे अखाड़े का नाम हो। जहाँ कहीं कुश्ती में खेलने जाएंगे तो हमारे अखाड़े का नाम होगा, गुरु का ही नाम होता है। वो ये भी कहते थे कि जिसकी पहली शिकायत मिलेगी लंगोट ढीली होने की, उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाएगा, उसे कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और उसी समय पहली जो शिकायत मिली और सही पाई गई तो वो अखाड़े से बाहर हो जाएगा और किसी कीमत पे वो अखाड़े के भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि लंगोट का ढीला आदमी कभी सक्सेसफुल पहलवान नहीं बन सकता। आगे बताया राकेश ने कि मैं अखाड़े में सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगा।
लेकिन मेरी नज़र रहती थी कि दिन में एक आध बार मीरा मुझको दिखाई पड़ जाए। इस बीच मैंने फ़ोन भी ख़रीद लिया, लेकिन चूँकि उसका फ़ोन महिलाओं घर के भीतर का सार्वजनिक टाइप का फ़ोन था, तो वो बहुत कम फ़ोन कर पाती थी। जब कभी रात में सब लोग सो जाएं, तब शायद हर चौथे पाँचवें दिन कभी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो फ़ोन करती थी और मैं भी फ़ोन का इस्तेमाल करता था, फ़ोन का इंतज़ार करता था। लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी कॉल नहीं करता था। मुझे डर लगता था कि कहीं इसकी माँ या कहीं इसकी किसी बहन ने उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। एक बार 5-6 दिन तक कोई बात नहीं हो पाई। मैं भी परेशान, हालांकि वो दिखाई पड़ जाती थी। तो ये तो था कि वो ठीक ठाक है, लेकिन 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं आई। मेरी हिम्मत नहीं थी कॉल मिलाने की, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते थे, टाइम वही बता देती थी कि कल 11 बजे करना रात में, कल 1 बजे करना रात में, या दिन में 1 बजे मैं खाली रहूँगी। इस तरह की बात वो लोग फ़ोन पे ही, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से हैं। जब 5-6 दिन तक कोई बात नहीं हो पाई, तो वो पास में जा भी दिखती थी वो, लेकिन पास नहीं जा सकता था। वो जानता था कि अगर हम पास गए और किसी ने देख लिया, तो फिर उस्ताद की बेटी है, मेरा क्या होगा, मैं जानता था। एक दिन वो सामने दिखी, हाथ में उसके कागज़ का टुकड़ा था, उसको किसी छोटी सी कंकड़ी में लपेटा और उसने उसे फेंक दिया और मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे बताना चाहती है कि ये कागज़ में जो लिखा है इसे पढ़ लेना। मैं भी अखाड़ा ख़त्म होने के बाद उस तरफ गया, वो कागज़ उठाया। कागज़ में सिर्फ इतना लिखा था कि फ़ोन ख़राब हो गया है। मैं समझ गया कि इसलिए 5-7 दिन से बात नहीं हो पा रही थी। फिर राकेश ने ये बताया कि फिर मुझे लगा कि तो बहुत अच्छा आइडिया है, वो भी इस तरह से कागज़ से फेंक दिया करे, मैं उठा लूँगा वहीं पर मैं कागज़ फेंक दूँ, वो उठा लेगी। जब तक फ़ोन ठीक नहीं हो जाता, हम इसी तरह आपस में बात कर सकते हैं। मैंने अगले दिन कागज़ में बहुत सोच विचार के, और कभी न वो अपना नाम लिखती थी, न मैं अपना नाम लिखता था, न उसको संबोधित किया जाता था, न वो मुझको संबोधित करती थी। मैंने अगले दिन लिखा कि जब बात न हो पाए तो लिख के फेंक दिया करो, मैं अगले दिन जवाब भेज दूंगा। राकेश बताने लगा कि 2 ही 3 दिन हुए थे इस चिट्ठी के आदान प्रदान के। एक दिन मैंने अति उत्साह में कुछ नज़दीक जाके फेंक दिया और उधर से उसका भाई महेंद्र आ रहा था। उसने छोटी सी कंकड़ी में लिपटा हुआ कागज़ गिरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। उसने उठा लिया और पढ़ भी लिया। अगले दिन उसने मुझे बुलाया अलग से और बहुत भला बुरा कहा, और जैसे ही मैंने तर्क देने की कोशिश की कि अरे वो मेरा नहीं है, मेरा कहीं नाम नहीं होगा, मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ, उसने 3-4 थप्पड़ मुझे रसीद कर दिए और कहा कि मुझको बच्चा समझ रखा है। मैं चुपचाप घर चला गया। मैं सो नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता था कि गुरुजी को ये बता ज़रूर देगा, और जैसे ही गुरुजी को पता लगेगा, गुरुजी अखाड़े में सबके सामने ढीली लंगोट का कारण बताते हुए अखाड़े से बाहर कर देंगे। यहाँ आसपास कहीं कोई अखाड़ा भी नहीं है, मुझे किसी दूसरे शहर में अखाड़े की तलाश में जाना पड़ेगा। बहुत डरते डरते दूसरे दिन अखाड़े पहुँचा, लेकिन कोई बात ऐसी न गुरु ने कही न किसी और ने कही। रूटीन की तरह सब काम हुआ और समाप्त हो गया। फिर भी मेरा टेंशन नहीं गया। मैंने कहा कि ये बता देगा किसी न किसी दिन, और बता देने के बाद मेरा क्या हश्र होगा वो भी मैं इमेजिन कर सकता था। उस दिन मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र शंकरलाल को बुलाया। शंकरलाल ने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने उसको परेशानी का पूरा कारण सच सच बता दिया। शंकरलाल ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा। फिर शंकरलाल का एक और जिगरी दोस्त है तस्लीम। मैं, शंकर और तस्लीम तीनों लोगों ने डिसाइड किया कि इसको गांव के बाहर कहीं अकेले मिल जाए तो इसका काम तमाम करना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन इसने अपने पिता को बताया उस दिन मैं अखाड़े के बाहर हो जाऊंगा। 22 फरवरी को ऐसा मौका मिल ही गया।
हम लोग उसके खेत के पीछे वाले गन्ने के खेत में बैठ के इसका इंतज़ार कर रहे थे। तब तक ये आता हुआ दिखाई पड़ गया। हालांकि कोहरा बहुत था, फरवरी का महीना था, लेकिन हम लोग जानते थे कि ये कभी 1 बजे कभी 2 बजे आएगा ज़रूर, क्योंकि उसी समय जंगली जानवरों के आने का समय होता है। मैंने उसको आवाज़ दे के रोका। वो रुक गया। मैंने उससे पूछा कि उस दिन थप्पड़ क्यों मारा था। वो इसके पहले कुछ बोल पाता। तस्लीम अपने साथ कुल्हाड़ी लाया था। उसने सिर पर पूरा दम लगाकर कुल्हाड़ी दे मारी। वहीं वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वो पगडंडी थी, रास्ता था। हम तीनों लोगों ने उसको उठाया और खेत के बीच में ले गए। मैंने तस्लीम से वो कुल्हाड़ी छीन ली, उसकी गर्दन काट दी और चेहरे पर कई वार कर दिए। जब देख लिया कि मर गया है, बाहर निकले। कुल्हाड़ी पर ब्लड जो लगा हुआ था उसके ऊपर मिट्टी छिड़क दी, बहुत ढेर सारी, ताकि आते जाते किसी की टॉर्च में ये दिखाई न पड़ जाए कि इसमें ब्लड लगा हुआ है। घटना के दिन जब उन्होंने ये बताया तो घटना के समय उन तीनों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कब्जे में लिए गए। आला कत्ल वो कुल्हाड़ी बरामद की गई, जिसमें बाद में ब्लड स्टेन्स, कुल्हाड़ी और उसका जो बेंट होता है, लकड़ी का हिस्सा होता है, हत्था जो होता है, उसके बीच में ब्लड स्टेन्स बहुत ढेर सारे मिल गए। 24 मार्च को, यानी लगभग 1 महीने बाद, तीनों को गिरफ्तार करके उनकी स्वीकारोक्ति के बाद जेल भेज दिया गया। फिर 13 मई 2019 को तमाम सबूतों, साक्ष्यों और बयानों को शामिल करके चार्जशीट नंबर 102/19 संबंधित न्यायालय में दाखिल कर दी गई। कल के एक कमेंट का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, साहब आप ये बहुत हत्या के अलावा भी कोई और चीज़ें बताइए। उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया था डकैती के बारे में, डकैती की कोई घटना बताइए। बात शायद उनकी सही भी हो, क्योंकि आज की भी घटना हत्या की ही घटना थी और हत्या की सामान्य घटना थी। हत्या का होना न तो कोई नई बात है और न कोई विशेष बात है। जिस रफ्तार से आप भी अखबारों को अगर और टीवी को देखते हैं तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कहीं न कहीं कोई न कोई हत्या न हुई हो। और अगर सिर्फ मुझे हत्या की घटना बतानी हो तो आप यकीन करिए 1.5-2 साल तक प्रतिदिन सिर्फ हत्या के बारे में बताया जा सकता है। इतनी हत्याएं हुई हैं मेरे इतने लंबे कैरियर में। पर मैंने किस्सा गोई में सिर्फ उन्हीं हत्याओं का जिक्र किया है जिसमें कोई न कोई बात ऐसी थी जो सामाजिक ताने बाने को खराब करती है, सामाजिक रिश्तों को तार तार करती है, व्यक्तिगत रिश्तों को शर्मसार करती है। किन परिस्थितियों में ये हत्या हुई, किन कारणों से ये हत्या हुई, क्या वजह थी कि इस तरह से हत्या की गई। हत्या भी तरह तरह की मैंने आपको बताई होंगी। और पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी ये रहता है कि हमको हर हत्या से एक सीख मिलती है अगला इसी तरह का केस वर्कआउट करने में। और कोई भी पुलिस अफसर जीवन पर्यंत जब तक वो सर्विस में है वो क्राइम से ही सीखता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस उसका गुरु हो जाता है और वो क्राइम से ही सीखता है। और बेशक मेरा इस तरह की हत्या बताने का एक और कारण है कि सबके लिए कोई न कोई संदेश जिस घटना में होता है, मैं और वो संदेश आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं घटनाओं का, हत्या की उन्हीं घटनाओं का मैं जिक्र करता हूँ। और पुलिस किस तरह वर्कआउट करती है इन अज्ञात घटनाओं को, ये भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि ये सभी के संज्ञान में आ जाए कि आप कितनी भी चालाकी करें, वर्कआउट किया जा सकता है। आज की घटना एक मात्र हत्या ही नहीं है। ये जो प्रचलित गुरु शिष्य परंपरा है जो केवल खेलों तक रह गई है, बाकी सब जगह ख़त्म हो गई है,
और ख़ासकर कुश्ती और पहलवानी में इसमें शिष्य ने गुरु के रिश्ते को, शिष्य और गुरु के रिश्ते को शिष्य ने तार तार किया गुरु की बेटी पर कुर्दिष्टि डाल के, जिसको गुरु बहन भी कहा जाता है, और जिसको मारा है वो उसका गुरु भाई है। एक ही गुरु के दो अगर शिष्य हैं तो गुरु भाई हुए, और अगर गुरु के बच्चे हुए तो वो गुरु भाई या गुरु बहन कहे जाते हैं। लेकिन उस पर कुदृष्टि डाल के इसने अक्षम्य अपराध किया था, खासकर ऐसे खेल में जिसमें लंगोट का पक्का होना पहली शर्त होती है। गलती सिर्फ राकेश की थी इसमें और किसी की नहीं थी। इस डर से कि लंगोट के नियम में वो अखाड़े से निकाल दिया जाएगा, एक निरपराध की हत्या उसने कर दी। महेंद्र ने तो सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए टोका टोकी की थी कि लोग जानेंगे, बदनामी होगी, और ऐसा लगता है कि उसने अपने पिता को भी नहीं बताया था, वरना पिता जिक्र भी करते और उसको अखाड़े से निकाल भी देते। उनकी अपनी बेटी के साथ ये हुई थी जिसका वो रोज़ प्रवचन देते थे, तो वो कतई माफ़ नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं भी सहमत हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।